हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो पहले पार्ट का मैंने शेयर किया था कि कैसे क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लास्ट टाइम पे रिवाइज करके नंबर कवर कर सकते हो। तो सब लोगों ने बोला कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए भी आप बता दो। तो जितना मैं समझ पा रही हूँ, देखो नंबर मेरे भी अभी कम आ रहे हैं, मतलब सेकेंड पार्ट में कम आ रहे हैं ना। बाकी में तो चलो ठीक है, जितना अपन मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से ठीक है, बट सेकेंड पार्ट में मेरे भी बहुत कम आ रहे हैं। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ ना। तो देखो, सबसे पहले इसमें गणित और रीजनिंग को छोड़ दो, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों को मैथ और रीजनिंग में दिक्कत हो रही है, इसको छोड़ दो अभी, है ना। कंप्यूटर के लिए आप क्या करो, देखो कंप्यूटर के लिए आप जितने शॉर्ट फॉर्म आपने देखे हो अभी कुछ दिनों से वीडियोस में, तो शॉर्ट फॉर्म याद कर लो सारे। और की याद कर लो, की जैसे कि F1 किसके लिए होती है, F2 किसके लिए, F3, F7, है ना। तो ये की याद कर लो, कौन सी की, जैसे टॉगल की कौन सी होती है, फंक्शन कीज़ कौन सी होती है, नंबर्स कीज़ कितनी होती हैं। तो ये बेसिक बेसिक जो होती है इनपुट आउटपुट डिवाइस, वैसे तो आएगा नहीं इसमें। इंटरनेट से रिलेटेड जितनी होती हैं, जैसे OSI की कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है, किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, ये पढ़ सकते हो, है ना। इसमें मोबाइल के इसके लिए, है ना। आप इसमें आप पता है, आप सिर्फ कोई PDF थ्योरी वाला PDF जो है ना, उसको एक बार रीड कर लेना। इसमें बहुत टाइम ख़राब मत करना। जिसने बहुत पहले से नहीं पढ़ा है और एग्ज़ाम के 2 दिन बचे हैं ना, तो आप इस पर फिर टाइम ख़राब मत करना। मैं बताऊंगी पता है इसके लिए क्या करना है फिर आपको। देखो बायोलॉजी वाला पार्ट तो आई थिंक सबका अच्छा होगा, है ना। इसमें बस ये ध्यान रखना कौन सा आपका, जैसे पाचन तंत्र पढ़ोगे ना, तो इसमें एंजाइम बहुत अच्छे से पढ़ लेना। कौन सा एंजाइम कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब पहला पार्ट ऑर्गन क्या है, आखिरी ऑर्गन क्या है। फिर सबकी pH वैल्यू याद कर लेना, है ना। जहाँ जो एंजाइम निकलता है कहाँ से निकलता है, फिर किसके पाचन में कौन कौन सा एंजाइम हेल्प करता है ना। ग्रंथियाँ तो सबको पता है, सबकी वो याद कर लेना। ग्रंथियों में लोकेशन, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन हिस्सा है ना। तो ये ग्रंथियों की लोकेशन कहाँ कहाँ है, कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है, ये बेसिक है। और इसमें भी डेफिशिएंसी वो हो जाती है ना, जैसे कि आपका पिछली बार बहुत क्वेश्चन आए थे ना कि पीयूष ग्रंथि से जो अपना वृद्धि हार्मोन है, अगर वो ज़्यादा निकले तो क्या होता है, विशालकाय वाला जो होता है ना, गिग्नेटिज्म, और ये कम निकले तो, है ना। तो ये पढ़ लेना। प्रजनन तंत्र ये आई थिंक सब ने पढ़ रखा है, ये सब ने पढ़ रखा है। बायोलॉजी का पार्ट सबका अच्छा होगा। इसमें अगर कोई चीज़ नंबर कट रहे हैं ना, तो या तो यहाँ कट रहे हैं मैथ रीजनिंग में सबके, कंप्यूटर मैथ रीजनिंग में, और या तो यहाँ कट रहे हैं योजनाएं और अधिनियम में, है ना। तो देखो अधिनियम में एक एक अधिनियम मैं अभी कंप्लीट करा दूंगी, ये वाला पॉश एक्ट वाला। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मुश्किल से ये 10 से 15 पॉइंटर है। ये मैंने बहुत लेट किया है। देखो जिसके पास मेरे नोट्स थे ना, उनके पास भी ये नहीं होगा, तो आप इसी से देख के नोट कर लेना ना। मैं ये 10 या 15 क्वेश्चन कराऊंगी सिर्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और योजनाओं की बता देती हूँ, योजनाएं भी मैं दिखा देती हूँ ना। ये सिलेबस है सेकेंड पार्ट का, जिसके पास अगर नहीं है तो फिर भी देख लेना। और मैं दिखा देती हूँ आपको, ये दिखा देती हूँ, हाँ। जैसे देखो ये वन स्टॉप सेंटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसको सखी के नाम से भी जानते हैं, मतलब सखी सेंटर आ जाए तो भी ठीक है, वन स्टॉप सेंटर आ जाए तो भी। पहले तो ये कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। ये कब आई है, अप्रैल 2015 में आई है, ठीक है। और ये महिलाओं के लिए ही है। तो देखो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन जो बनता है वो तो सीधा सीधा कि ये योजना कब आई और किसकी योजना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इससे जो आता है वो ये है कि इसको फंड कहाँ से मिलता है, तो इसको निर्भया फंड से वित्त पोषित है ये, ठीक है। 100% जो इसका फंड है वो निर्भया फंड से मिलता है। और ये जो हल्की सी थ्योरी है ना, ये पता है किस लिए है, कि क्वेश्चन इस टाइप का भी मिल सकता है कि जैसे महिलाएं जो हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं, या कार्यस्थल पे, जैसे ये पॉश एक्ट कहला जाता है, कार्यस्थल पर कोई हिंसा होती है तो, है ना। तो हिंसा से पीड़ित या अपने ऑफिस में हिंसा से पीड़ित महिलाएं अगर कहीं पे सहारा लेना चाहती हैं, तो किस योजना के तहत उनको ये स्टॉप सेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वो वन स्टॉप सेंटर है, सखी वन स्टॉप सेंटर है ना। तो बस इतना ही है, मतलब हर एक योजना में ना योजना की डेट के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये योजना को वित्त पोषित कहाँ से है, पूरी तरह से केंद्र से है या केंद्र राज्य का रेशियो है, और इसका नोडल एजेंसी कौन सा है ना। इतना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है। अब देखो
ये किस किस को, वो इसके लिए देखो, बेटी बचाओ तो ये लिंगानुपात के लिए सुधार लाने के लिए थी, और बच्चियों में साक्षरता को वो करने के लिए थी, है ना, कि सभी बेटी पढ़ें, सभी बेटी आगे बढ़ें, उसके लिए थी। डेट सबको याद है, ठीक है। ये संरक्षण और सशक्त बनाने के लिए, दोनों के लिए थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको महिला सशक्तिकरण योजना आ जाए तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब पेपर का डर ऐसा होता है ना कि कंफ्यूज होकर के आप सशक्तिकरण भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें सशक्त बनाने के लिए आया ना, इसलिए। और देखो मंत्रालय, इसमें 3 नोडल एजेंसी है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर ये स्टार्ट हुई थी 100 जिलों से हुई थी, और लिंगानुपात हो सकता है पूछ लें, तो लिंगानुपात देख लेना कि 943 अभी 2021 का, मतलब 11 का, सॉरी 21 का तो हुआ नहीं जनगणना अभी। और ये आई कब थी? तो देखो 24 जनवरी को आई थी, 22 जनवरी को आई थी, और बालिका दिवस मनाने लगे थे 24 जनवरी को। 24 जनवरी को वो आया था ना, पंख अभियान आया था बालिका दिवस के दिन पर, ठीक है। और ये पंख अभियान जो है ना, वो इसी का हिस्सा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही हिस्सा है, ठीक है। तो किसी भी योजना में कितनी चीज़ पढ़नी है? एक तो योजना कब आई उसकी डेट पढ़नी है, और डेट के बाद उस योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है, मंत्रालय कौन सा है, उस योजना को वित्त पोषित कौन करता है, और केंद्र और राज्य अगर शेयरिंग में है तो कितने % की शेयरिंग है, मतलब जैसे 60-40 का रेशियो है, 75-25 का रेशियो है, ये इस टाइप का है, ठीक है। और कोई योजना है पर्टिकुलर कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये भी पूछ सकते हैं। जैसे कुछ कुछ योजनाएं, मैक्सिमम योजनाएं एक तो वहाँ से चालू हुई है ना, राजस्थान से और हरियाणा से, तो वो याद रखना। अपने एमपी के अंदर कहाँ से हुई, बाहर से कहाँ से हुई, जो इम्पोर्टेंट तुम लोगों ने पढ़ी है सबके पास है। और मैराथन यूट्यूब पे बहुत सारी पढ़ी है इसकी। अब मैराथन मत देखना, है ना, कि अब आप सर्च करने बैठ जाओ। अब सिर्फ आप पीडीएफ रिवाइज कर सकते हो, अगर किसी के पास नहीं है तो पीडीएफ आप रिवाइज कर सकते हो बस, ठीक है। चलो अब ये पॉश एक्ट बता देती हूँ। देखो कोई भी एक्ट पढ़ोगे ना, उसमें से 5-6 चीज़ें हैं जो कि हर एक्ट की पता हो। एक तो ये कब आया, और इसकी पृष्ठभूमि मतलब कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है, और किसके लिए है। जैसे पॉश एक्ट का एक जो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि पॉश एक्ट के तहत कौन कौन सी महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलेगा, जो काम कर रही हैं ऑफिस में या जो कहीं काम नहीं कर रही हैं उनको भी मिलेगा क्या? तो हाँ, इनको दोनों तरह को, एम्प्लॉयड हो या ना हो, दोनों तरह की महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलता है पॉश एक्ट के तहत, ठीक है। और ये इसके अंतर्गत जो अपराध है ना वो असंज्ञेय है। ये क्वेश्चन भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक्ट है वो उसमें उसके अंतर्गत अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, जमानती है या अजमानती है ना। और इसका सबसे पहले फुल फॉर्म याद होना चाहिए। जैसे पॉश का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये देखो राष्ट्रपति ने इसमें कब सिग्नेचर की है, 22 अप्रैल 2013 को, और ये लागू हुआ है 9 दिसंबर 2013 को, ठीक है। दोनों तरह की महिलाओं को ये प्रोटेक्ट करता है, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, ठीक है। फिर आता है कि किस आर्टिकल से संबंधित है। तो देखो ये बिल नंबर 14 है, मतलब जो एक्ट आया था उस ईयर का बिल नंबर 14 है या आर्टिकल नंबर 14 है, लेकिन अनुच्छेद 14, 15, 21 की अनुपालना करता है, ठीक है। इसमें 8 अध्याय और 30 धाराएं हैं। समुचित सरकार की बात करें तो जैसे धारा 2 में डेफिनेशन होती है ना, तो ये कुछ कुछ चीज़ें याद कर लेना। जैसे 2B में समुचित सरकार की है। कर्मचारी जो है वो 2E में है। कर्मचारी में कौन कौन आएगा, तो देखो सभी आएंगे, चाहे वो नियमित हो, अस्थायी हो, इंटर्न हो, दैनिक वेतनभोगी हो या अनुबंधित हो, है ना, मतलब बॉन्ड से वो उससे हो। फिर कार्यस्थल, तो कार्यस्थल में क्या क्या आएगा, ये क्वेश्चन तो शायद पिछली बार भी आए थे। तो कार्यस्थल की डेफिनेशन कहाँ है, तो 2O में है, ठीक है। फिर ये गठन, समिति के गठन की बात करता है, तो 2 टाइप की समिति, एक आंतरिक और एक लोकल कंप्लेंट कमेटी, है ना। तो दोनों तरह की महिलाओं की बात, वो समिति की बात करता है। तो किस किस में करता है, धारा 4 में आईसीसी की करता है, और धारा 5 को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि 5 में जिलाधिकारी का गठन है, और जिलाधिकारी का गठन 5 में इसलिए है क्योंकि 6 में स्थानीय समिति का गठन है, और स्थानीय समिति का गठन कौन करता है, जिलाधिकारी। इसलिए पहले आएगा जिलाधिकारी धारा 5 में, और 6 में आएगा एलसीसी का गठन जो कि जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा, ठीक है। फिर ये इसमें क्या है, चलो पीछे बता रही हूँ, है ना, इसके कुछ पॉइंट पीछे भी लिखे हुए हैं। देखो
इसकी पृष्ठभूमि ये है पॉस एक्ट की। इसमें सिर्फ एक नाम याद रखना, विशाखा, कि विशाखा दिशा निर्देश जो दिए गए थे वो पॉस एक्ट की पृष्ठभूमि है। मतलब सबसे पहले विशाखा गाइडलाइन जारी की गई थी, फिर इसी में सुधार करते हुए पॉस एक्ट बनाया गया था, है ना। तो विशाखा जो गाइडलाइन थी वो 97 का मामला था, ठीक है। फिर इसी को वो करके और आगे इसको एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। धारा 3 में लैंगिक उत्पीड़न था, ठीक है। अब जो भी अपन एक्ट पढ़ रहे हैं ना, एक्ट का जो मेन वो है, जैसे पॉश एक्ट किससे रिलेटेड है, कार्यस्थल पे लैंगिक उत्पीड़न, तो लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत क्या क्या आएगा वो धारा 3 में बताता है, ठीक है। तो किसी भी एक्ट की जो शुरुआत होती है ना वो धारा 3 से ही होती है। देखो अगर धारा 3 आता है ना तो इसमें तो कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जो भी एक्ट है ना उसमें जो एक्ट का मेन कीवर्ड है वो धारा 3 में रहेगा, है ना। जैसे घरेलू हिंसा था तो घरेलू हिंसा धारा 3 में बताया गया था, वैसे ही इसमें लैंगिक उत्पीड़न धारा 3 में बताया गया है। बाकी लैंगिक उत्पीड़न की डेफिनेशन अगर पूछे ना तो वो 2N में है, कि लैंगिक उत्पीड़न क्या है, तो वो 2N में उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर डिटेलिंग जो है वो धारा 3 में है, ठीक है। फिर अगर देखो अगर किसी ने गठित नहीं की है समिति, है ना, तो उसको जुर्माना होगा। तो जुर्माना हर एक्ट का याद रखना। पॉस एक्ट के तहत सज़ा किस में है, तो धारा 26 में है, और सज़ा क्या है, जुर्माना है 50K तक का, ठीक है। ये उनके लिए है जिन्होंने आईसीसी का गठन नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि आईसीसी का गठन आपको नियोजक को करना होता है, जिसकी कंपनी होती है उसके लिए सज़ा है। और जो एलसीसी का गठन होता है वो तो जिलाधिकारी करता है। जिलाधिकारी कौन हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट भी हो सकता है और जिला कलेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 में इनकी नियुक्ति और 6 में फिर ये करेंगे गठन किसका, स्थानीय समिति का। स्थानीय समिति का गठन कब करते हैं, जब 10 से कम कर्मचारी रहते हैं वहाँ पे करते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, ये याद कर लेना कि इस अधिनियम के तहत परिवाद ग्रहण करने तथा 7 दिन के अंदर एलसीसी को कंप्लेन भेजने के लिए नोडल अधिकारी जो होगा ना वो किस स्तर पे नियुक्त होगा, तो वो इन तीनों स्तर पे होगा। देखो ग्रामीण या जनजाति में भी, ब्लॉक, तालुका, तहसील में, शहरी क्षेत्र के हर एक वार्ड में, नगर पालिका में, इन सभी में गठित होगा, है ना। और इसके तहत जैसे ना क्या होता है कि कुछ फॉल्स कंप्लेन भी आती है ना, किसी ने झूठी कंप्लेन लगा दी तो वो धारा 14 में है। ये देखो फॉल्स कंप्लेन किस में है, धारा 14 में है, और 18 के तहत आप उसके लिए अपील कर सकते हो, ठीक है। और इस एक्ट का संबंध सीडो कन्वेंशन से भी है। सीडो क्या था, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन था जहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात की गई थी, तो उस पर भारत ने 25 जून 1993 पे साइन किए थे, है ना। तो ये इससे भी जुड़ा हुआ है, पॉश एक्ट कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है ना। तो ये अगर ये दिख जाए आपको कि पॉश एक्ट का संबंध सीडो कन्वेंशन से है कि नहीं है, तो है ना। तो बाकी तो आपको सब बता दिया, बस इतना ही था, है ना। हाँ, महिला कंप्लेन कब कर सकती है, तो देखो 3 माह के अंदर कर सकती है, और धारा 9 में ये बात बताई गई है कि किसी महिला के साथ अगर कोई चीज़ हुई है तो वो 3 मंथ के अंदर कंप्लेन कर सकती है, ठीक है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, धारा 12, ठीक है। धारा 12 ये कहती है कि अगर किसी महिला के साथ कुछ हुआ है और उसने कंप्लेन की है और सारी प्रोसेस चल रही है, तो उस टाइम पे महिला को या तो 3 मंथ की छुट्टी दे दी जाएगी या उसको दूसरी उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो कंफर्टेबल अपना काम कर सके, कंटिन्यू कर सके इसलिए। और ये जो धारा 13 है ये रिपोर्ट की बात करता है कि जांच कितने दिन में सबमिट होनी चाहिए, तो 10 दिन में करना पड़ेगा, किसको, नियोजक या जिलाधिकारी को, है ना। तो ये क्या है, धारा 13 के अंतर्गत है, ठीक है। इसके अंतर्गत कितनी धारा याद रखनी है, 6 या 7 रखो। एक तो ये कि आईसीसी का गठन कब है, जिलाधिकारी का गठन कब है, फिर एलसीसी का गठन कब है, और फिर ये 3 मंथ के लिए महिला कहीं और काम कर सकती है, ये किस धारा के अंतर्गत है, और रिपोर्ट कितने दिन के अंदर सबमिट करना है, 10 दिन के अंदर, और किस धारा के तहत वो कंप्लेन कर सकती है, तो धारा 9 के तहत वो कंप्लेन कर सकती है ना, 3 मंथ के अंदर, ठीक है। तो इतना ही है इसमें, और इतने में हो जाएगा।